नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं नरेंद्र कौर छाबड़ा जी की दिल छू जाने वाली कहानी जीना इसी का नाम है। आप मेरे बेटे से मिलना चाहेंगी? चलिए मिलाती हूँ। कर्नल सिंह की पत्नी रमा ने बड़े उत्साह से कहा। मुझे भी कुछ कुछ उत्सुकता जाग उठी उनके बेटे के बारे में जानने की। वैसे रमा से एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन वह केवल औपचारिक ही थी। उनकी पोस्टिंग इस शहर में कुछ दिन पहले ही हुई थी। उनके स्वागत हेतु रखी गई पार्टी में केवल आपसी परिचय ही हुआ था। आज मेजर शर्मा की शादी की सालगिरह की पार्टी थी। काफी लोग थे, सभी सहयोगी और कुछ मित्र व रिश्तेदार भी आमंत्रित थे। ऑफिसर्स मेस में पार्टी का आयोजन लॉन में किया गया था। चूंकि मौसम ठंडा नहीं था, सभी पुरुष ड्रेस कोड में थे। हाँ, महिलाएं साड़ी, सलवार सूट, लंबी स्कर्ट, जीन्स, इवनिंग गाउन जैसी पोशाकों में अलग अलग ग्रुप में बैठी बतिया रही थी। जहां पुरुष वर्ग ड्रिंक्स या जूस लेते हुए पार्टी का मजा ले रहे थे और कुछ महिलाएं भी उनके साथ ड्रिंक्स ले रही थीं। जैसी कि मिलिट्री की संस्कृति है, सभी बड़े खुलेपन से बतिया रहे थे। हंसी ठट्टा जारी था। रमा मेरे करीब की कुर्सी पर बैठी थी। बातों का सिलसिला चला तो कुछ ही देर में हम एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान गए। एक दूसरे की रुचियां, शिक्षा, उपलब्धियां आदि के बारे में जानने के बाद बात बच्चों पर आई। जब मैंने बताया कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और बेटी इंग्लिश में एमए कर रही है, तो अपने बारे में बातें करती हुई बोली, हमारा एक ही बेटा है, आप उससे मिलना चाहेंगी? चलिए मिलाती हूँ। ग्लास से घूंट घूंट जूस पीते, नमकीन दाने फांकते हुए हम उठ खड़े हुए। लॉन पार करने में ही अच्छा खासा वक्त लग गया। हर एक से औपचारिक कुशल मंगल की बातें करते करते, सवालों के जवाब देते देते जब हम लॉन के पार पहुंचे तो सामने बने कमरे में व्हील कुर्सी पर बैठे किशोर की ओर इशारा करते हुए रमा बोली, मीट माय सन अनिल। बेटा, ये सविता आंटी हैं, इन्हें हेलो करो। मैं पल भर को जड़ हो गई। व्हील कुर्सी पर बैठे उस किशोर की उम्र 13-14 वर्ष की होगी। दूर शून्य में एक टक ताकती आंखें और मुंह के कोने से बहती लार उसके मतिमंद होने का सबूत दे रहे थे। वरना मैं यही समझती कि दुर्घटनावश कुछ समय के लिए वह व्हील चेयर पर है। तभी रमा बेटे को संबोधित करती हुई बोली, बेटा, आंटी को नमस्ते करो। मैंने देखा अनिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। वह दोबारा दूर क्षितिज में ताकने लगा। प्रकृति के ऐसे क्रूर मजाक के प्रति कोई अन्य महिला होती तो न जाने कितनी शिकायतें, कितना तनाव, कितनी परेशानियां समेटे स्वयं को बदकिस्मत मानती। लेकिन रमा का उत्साह और जीवटता देखकर मैं दंग थी। किशोर की इस स्थिति के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई थी, रमा के सहज संतुलित व्यवहार के कारण। अगली मुलाकात का अवसर ढूंढने लगी थी मैं। कर्नल सिंह ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए दौरे पर गए तो रमा ने फोन करके पूछा, क्या कर रही हो? अगर फ्री हो तो कुछ देर के लिए आ जाओ ना, गपशप करेंगे। कर्नल साहब 2 दिन से यहाँ नहीं हैं। मैं तो अवसर ढूंढ ही रही थी, फौरन स्वीकृति दे दी, जल्दी से जरूरी काम निपटाए और रमा के घर पहुंच गई। रमा ने घर को बड़े सुरुचिपूर्ण तरीके से सजा रखा था। कुछ देर में ही वह खुलने लगी। अनिल की शारीरिक विकलांगता की बात निकली तो उसने बताया, अनिल के पैदा होने पर हम बहुत खुश थे। आम बच्चों की तरह उसका जन्म हुआ। रंग, रूप, वजन सभी कुछ तो सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें असामान्यताएं नजर आने लगी तो डॉक्टर के पास पहुंचे। पूरे परीक्षण के बाद डॉक्टर ने बताया कि जन्म के समय उसके मस्तिष्क की नस क्षतिग्रस्त हो गई है। यदि दवाइयों से कुछ फर्क पड़ गया तो आप खुशकिस्मत होंगे, वरना ये बच्चा न बोल पाएगा न चल पाएगा। हमारे ऊपर तो जैसे गाज गिर पड़ी थी। कितने ही समय तक हम काठ बने प्रकृति के इस क्रूर मजाक पर आंसू बहाते रहे। ईश्वर से शिकायतें की, संतान देनी ही थी तो ऐसी क्यों दी जो जीवन में कोई खुशी ही महसूस न कर सके। न माँ बाप को उसकी किलकारियां, बाल सुलभ चेष्टाएं, शरारतें देखने का मौका मिले। अधूरे मातृत्व, तड़प और अवसाद के बीच जीवन मानो ठहर सा गया। पालने में बच्चा स्पंदहीन सा पड़ा रहता, न रोता न चीखता, न किलकारियां मारता। दूध पानी के लिए भी कोई चीख पुकार नहीं, केवल कभी कभी हल्का सा मुस्कुरा देता। लेकिन वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अधिक विकसित हो चुकी है कि बच्चे के जन्म से पहले उसकी शारीरिक या मानसिक अवस्था जिज्ञासावश मैंने पूछ ही लिया। हाँ, सारे परीक्षण एकदम सामान्य थे। असल में डॉक्टर ऑपरेशन के पक्ष में नहीं थी। नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए उसने जो मुझसे मेहनत मशक्कत करवाई, उसके फलस्वरूप बच्चे के दिमाग की कुछ नसें क्षतिग्रस्त हो गई।
डॉक्टरी भाषा में इसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। यही वजह थी कि यह तो डॉक्टर की गलती के कारण हुआ ना। आपने उनसे कुछ नहीं कहा? क्या कहते? डॉक्टर ने तो एक छोटा सा शब्द सॉरी बोलकर अपनी तसल्ली कर दी। वह मायूस हो गई थी। कुछ क्षणों के मौन के बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा, क्या आपकी इच्छा नहीं हुई कि परिवार में एक स्वस्थ बच्चा भी हो, जिसकी सहज गतिविधियों से आप अनिल की शारीरिक मानसिक विकलांगता की पीड़ा के अवसाद को कुछ कम कर पाती? बहुत इच्छा थी। इसलिए 3 वर्ष बाद जब मैं गर्भवती हुई तो हमने निश्चय किया कि बस अब एक स्वस्थ बच्चा हो जाने पर हम परिवार को सीमित कर लेंगे, क्योंकि अनिल की देखभाल के लिए काफ़ी वक्त की दरकार होती थी। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब हम स्वस्थ बच्चे के सुनहरे ख्वाब बुनने में डूबे हुए थे, तभी सोनोग्राफी की रिपोर्ट ने हमारे सपनों को तहस नहस कर दिया। बच्चे के अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहे थे। डॉक्टर के अनुसार उसे जन्म देने का कोई फायदा ही नहीं था। प्रकृति के क्रूर मजाक के सामने झुकना पड़ा और गर्भपात कराकर उस बच्चे को मुक्ति दिला दी गई। इस सदमे से उबरने में मुझे काफी वक्त लग गया था। जिंदगी की तमाम खुशियां, उत्साह, उमंग जैसे चुक गए थे। हम बड़ा नीरस और वीरान महसूस कर रहे थे। एक दिन टीवी के किसी कार्यक्रम में देखा कि एक दंपति के एक नहीं बल्कि 2 विकलांग संतानें हैं और वे इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर उनकी सेवा में पूरे समर्पण में लगे हैं। न कोई गिला, न शिकवा, न शिकायत, न खींच, न क्रोध। अपनी जिंदगी का ध्येय केवल अपने बच्चों की बेहतर देखभाल करना मानते हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, इसमें बच्चों का क्या दोष है? उन्हें प्यार ममता से अच्छी देखभाल देने से क्यों वंचित किया जाए? जब संसार में हम उन्हें लाए हैं तो उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हमारी है। प्रकृति ने अगर उनके साथ अन्याय किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें सहारा दें, उनका संबल बने। बस इस कार्यक्रम ने हमारी सोच को एक नई दिशा दी। काफी सोच विचार के बाद हमने निश्चय किया कि अब हमारी जिंदगी में दूसरा बच्चा नहीं आएगा। केवल अनिल की उचित देखभाल ही हमारी जिंदगी का मकसद होगा। जीवन की सारी खुशियां, प्यार, ममता और स्नेह का केंद्र केवल और केवल अनिल ही होगा। इस सोच के साथ ही हमारी जिंदगी में बदलाव आ गया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान अनिल पर लगा दिया। अभी तक तो उसके लालन पालन में आया की ही प्रमुख भूमिका थी। अब उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली। उसके खिलाने पिलाने के अलावा उसके साथ खेलना, टीवी पर कार्टून फिल्में देखना, किताबों में से रंग बिरंगे चित्र दिखाकर उसका मनोरंजन करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। साल भर के भीतर इतना बदलाव अवश्य हुआ कि अनिल हंसने मुस्कुराने लगा था और कुछ शब्द तुतलाकर बोलने भी लगा था। अपनी कुछ बातें वे इशारों से कह भी देता था। जैसे कोई कार्टून फिल्म पसंद नहीं तो टीवी की ओर इशारा करके ना में सिर हिला देता। कोई चित्र देखने का मन ना हो तो पुस्तक को दूर धकेल देता आदि। चूंकि वह चल फिर नहीं सकता था और पलंग पर भी ज्यादा घूमता फिरता नहीं था, इसलिए उसे पलंग पर सुलाकर मैं बेफिक्री से अपनी दिनचर्या निपटा लेती थी। तब शायद उसकी उम्र 5 वर्ष रही होगी। एक दिन उसे सुलाकर मैं रसोई के कामों में व्यस्त थी कि अचानक मुझे अनिल के चीखने की आवाज आई। दौड़कर उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि वह नीचे गिर पड़ा था। उसे गोद में लेकर चुप कराने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गया। मैं बहुत घबरा गई। फौरन उसे गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि उसे सिर में चोट लगी है। नसों में सूजन आ जाने के कारण वह अचेत हो गया है। 2-4 दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। वे 4 दिन मानसिक तनाव में बीते। हम पति पत्नी दिन रात उसके सिरहाने बैठे उसके होश में आने की प्रतीक्षा करते। चूंकि हम अनिल की देखरेख व सेवा को अपने जीवन का मकसद मान चुके थे, इसलिए ईश्वर से उसके प्राणों की रक्षा के लिए दुआ भी मांगते रहे। अनिल के बिना अपने जीवन की कल्पना से ही भय और सिहरन महसूस होने लगती। उसकी स्थिति के लिए हम कुछ हद तक स्वयं को जिम्मेदार मानने लगे थे। मुझे इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए था। वह अपरिपक्व मस्तिष्क वाला बच्चा तो ना समझ था, लेकिन मैं तो समझदार थी। क्यों लापरवाही कर गई? पति बेशक समझाते रहे, लेकिन मेरे मन में अपराध बोध समा गया था। आखिर 5वें दिन अनिल को होश आया। हमने राहत की सांस ली। मन ही मन मैंने संकल्प किया कि अब दोबारा ऐसी कोई लापरवाही नहीं होने दूंगी। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। क्या उस वक्त एक पल के लिए भी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि उसे इस दुखभरी जिंदगी से छुटकारा मिल रहा है तो शायद उसके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी? क्योंकि मानव स्वभाव ही ऐसा है कि किसी लाचार अपंग की सेवा करना बहुत कठिन लगता है, बेशक वह कोई अपना प्रियजन ही क्यों ना हो। नहीं नहीं,
क्योंकि हम निश्चय कर चुके थे कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अनिल की सेवा करना है। हमारी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त नहीं होता, उनकी तुलना में तो हम स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। कम से कम हमें संतान सुख तो मिला। यह भी ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, और प्रसाद को अस्वीकार नहीं किया जाता। अपनी ममता, स्नेह, प्रेम लुटाने के लिए हमारे पास औलाद तो है। समाज में प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे अच्छा भला मस्तिष्क होते हुए भी मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। तभी तो कभी बिगड़ैल प्रवृत्ति के, तो कभी अपराधी प्रवृत्ति के, तो कभी सारी उम्र माँ बाप को मानसिक यातना देने वाले होते हैं। मेरा तो यह मानना है कि समाज में ऐसी संतानों की संख्या ज़्यादा है। अपनी औलाद को पालने पोसने, उसे शिक्षित करने, उनकी सुख सुविधाओं के लिए माँ बाप अपना जीवन होम कर देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अपनी संतान से उपेक्षा, प्रताड़ना, अवहेलना और दुखी तो मिलता है। हमारी औलाद कम से कम हमें यह सब तो नहीं देती, बल्कि जब वह मुस्कुराता है ना, तो हमें महसूस होता है कि सारे ज़माने के सुख मिल गए हैं। हालांकि ये भी हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों का जीवन काल अधिक नहीं होता, फिर भी इसके बगैर जीने की कल्पना से ही हम सिहर उठते हैं। इसकी सेवा करना, अधिक से अधिक खुश रहने का प्रयास करना, बेहतर देखभाल ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तभी तो हम इसे हर जगह लेकर जाते हैं, चाहे कोई पार्टी हो या किसी के घर मुलाकात करने का अवसर हो। मैं मंत्रमुग्ध सी उसकी कथा सुन रही थी। हैरानी हो रही थी कि अपने बच्चे के साथ वे बड़े सहज और प्रसन्न जीवन जी रहे थे। ऐसे दंपति की सोच धैर्य, हिम्मत और परिश्रम की दाद देनी चाहिए, जो विपरीत परिस्थितियों में भी बगैर शिकवे शिकायतों के सहजता से जीवन की चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं। मन श्रद्धा से भर उठा। 2 वर्ष बीतते बीतते कर्नल साहब का तबादला दूसरे शहर में हो गया। जैसा कि इस विभाग की सेवा में होता है, अल्प समय के नोटिस पर ही इन 2 वर्षों में मेरी रमा के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। अतः काफी समय तक हमारे बीच कुशल मंगल के अलावा दूसरी बातें भी होती थीं। अनिल की भी तबीयत ठीक ठाक चल रही थी। धीरे धीरे मैं भी अपनी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में खो गई और फोन से संपर्क का सिलसिला कम होता चला गया। एक दिन ऑफिस से लौटकर मेरे पति ने मुझे बताया, बहुत बुरी खबर है। सुनकर मैं कांप गई। पता नहीं क्या बताने जा रहे हैं। फिर धीरे से बोले, कर्नल साहब के बेटे अनिल का निधन हो गया है। पिछले सप्ताह उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। 3 दिन पहले वह चल बसा। आज ऑफिस के एक सहयोगी ने बताया तो सबको पता चला। कितनी ही देर तक ये सुनकर मैं जड़ बन गई। क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रमा के शब्द जहन में प्रतिध्वनित होते महसूस हो रहे थे। अनिल के बगैर जीने की कल्पना से ही हम सिहर उठते हैं। उनका क्या हाल हो रहा होगा। फोन किया तो सिसकियों के बाद रुंधे गले से रमा बोली, बहुत अकेले हो गए हैं हम। जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। लगता है कैसे जिएं, क्यों और किसके लिए। सहानुभूति के अलावा मैं और क्या दे सकती थी। 2-3 महीने बीते होंगे कि रमा का फोन आया। स्वर में उदासी तो थी, लेकिन परिस्थितियों से समझौता करने के बाद ही सहजता भी मौजूद थी। धीरे धीरे लेकिन दृढ़ शब्दों में उसने बताया, अनिल के जाने के बाद हमें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था। इतने वर्षों तक उसकी देखभाल, सेवा में समय बीतने का एहसास ही नहीं होता था। अब समय काटने की समस्या खड़ी हो गई थी। काफी सोच विचार के बाद हमने निर्णय ले लिया। कर्नल साहब ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। अब हम उदयपुर आ गए हैं। यहाँ के सेवा संस्थान केंद्र में नियमित 5-6 घंटे विकलांग बच्चों की देखभाल में लगाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देखभाल की दरकार होती है। उनकी देखभाल करते करते हम उन्हीं में अपने अनिल की छवि देखते हैं, जिससे मन को कुछ राहत मिलती है। अब शेष जिंदगी इस आश्रम के बच्चों की सेवा में ही बिता देंगे। हाँ, एक बात और, अनिल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें एकदम स्वस्थ थीं। इसलिए हमने उसकी आंखें नेत्र बैंक में दान कर दी हैं, ताकि किसी नेत्रहीन के अंधेरे जीवन में अनिल की आंखों से उजाला आ जाए। किसी न किसी रूप से हमारा अनिल इस दुनिया में जिंदा रहेगा। हम उससे ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर लेंगे। राजी खुशी की कुछ और बातें पूछकर उसने फोन रख दिया। उस दंपति की सोच, आदर्श और उनके व्यवहार के सामने मैं श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए।
और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने और अपनों की देखभाल करते रहिए। नमस्कार।